तो हमने डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में अब तक लेसिंग के बारे में पढ़ लिया था, राइट। लेसिंग क्या होता है, एक कनेक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, एज अ ट्रस बिहेव करते हैं, और उनका काम क्या होता है कि जो दो मेन मेंबर होते हैं उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, राइट। बैटन्स का भी पर्पज़ वही होता है, पर जो फोर्स ट्रांसफ़र होता है बैटन्स में वो एज अ फ्रेम मेंबर ट्रांसफ़र होता है। जब हम ट्रस मेंबर पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था कि सिर्फ हम एक्सियल फोर्स को ही कंसिडर करके चलते थे, राइट। तो जब बैटन पढ़ेंगे तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, एज अ फ्रेम मेंबर कंसीडर करते हैं। एज अ फ्रेम मेंबर उसके साथ अटैच कर दिए मेन मेंबर के साथ, और वो क्या करता है कि उन दोनों मेंबर को एक बनाने की कोशिश करता है, राइट। तो बैटन्स हमारी एज अ फ्लैट और प्लेट सिस्टम्स होती है, मतलब प्लेट्स को हम हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करते हैं और उसको सिक्वेंशियल अरेंजमेंट देते हैं, जैसा हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो प्लेट्स होती है कनेक्टिंग प्लेट, इसे हम क्या कहते हैं, बैटन्स कहते हैं। ये हमारी क्या कहलाती है, बैटन्स, ओके। और ये जो है वो हमारे क्या हो गए, मेन मेंबर। मेन मेंबर हमारा आई सेक्शन भी हो सकता है, चैनल सेक्शन भी हो सकता है, और एंगल सेक्शन भी हो सकता है। तो क्या होता है कि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही इसकी। अभी तक नहीं हो रही है सर मैं आप पे स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। बैटन्स में हम मेन मेंबर को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने का पर्पस होता है कि ताकि वो एज अ सिंगल एलिमेंट काम कर सकें। जो मेन मेंबर होते हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, एंगल सेक्शन भी हो सकते हैं, चैनल सेक्शन भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, आई सेक्शन भी हो सकते हैं। इन मेंबर्स को हम कनेक्ट करते हैं एज अ बैटन्स। बैटन्स हमारी क्या होती है, फ्लैट प्लेट्स होती है। तो सिमिलरली जैसे हमने लेसिंग किया था उसी तरह से यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैटन्स प्रोवाइड कराते हैं। बैटन्स में जो फोर्स ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, एज अ फ्रेम मेंबर बिहेव करते हैं। तो जब कोई मेंबर या सिस्टम होता है फ्रेम की तरह बिहेव करता है तो उसमें शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट्स कंसिडर करते हैं हम। उस फ्रेम को डिज़ाइन करने के लिए हमें उसके शेयर फोर्स की वैल्यू और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। जब हम ट्रस मेंबर की तरह डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हम क्या निकालते हैं, उसमें एक्सियल फोर्स की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, ताकि एक्सियल फोर्स के करस्पॉन्डिंग हम क्या निकाल सके, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालें। बैटन्स में हम बेंडिंग स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस निकालते हैं, राइट। तो बैटन्स के लिए हम सबसे पहले IS कोड क्या कहता है वो आज देखेंगे। IS कोड सिंपली ये कहता है कि जो हमारा बैटन्स होता है वो क्या होना चाहिए, एज अ फ्रेम मेंबर होना चाहिए। उसके बाद जो बैटन्स है, जैसे ये हमारे मेन कॉलम है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको बैटन्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ बेस जो बनती है, मतलब नंबर ऑफ सेक्शंस जो बनते हैं वो कितने बनने चाहिए, 4 बनने चाहिए। मतलब फर्स्ट बैटन यहाँ है, दूसरा बैटन यहाँ पे, तो यहाँ पे ये एक सेक्शन हो गया। इस तरह से सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ बेस कितनी बननी चाहिए, 3 बननी चाहिए। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ बटन्स कितने आएंगे, 4 बटन्स आएंगे। मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस तरह से जो सेक्शंस बनते हैं, यहाँ पे ये फर्स्ट सेक्शन कट किया, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे 3, मतलब IS कोड कहता है कि इस तरह से हमारे कम से कम 3 सेक्शन कट होने चाहिए पूरे कॉलम के। इतने नंबर ऑफ बटन्स हमें प्रोवाइड कराने होंगे। तो जब 3 बार कट करते हैं तो हमें नंबर ऑफ बटन्स कितने प्रोवाइड कराने होंगे, 1, 2, 3 और 4 बटन्स हमें मिनिमम प्रोवाइड कराने होंगे, राइट। तो ये हो गए हमारे बटन्स। फिर बटन्स में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इसकी क्या होगी, ये कुछ थिकनेस होगी T, ये उसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी, और ये उसकी टोटल लेंथ हो जाएगी। बटन्स को डिज़ाइन करने से सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करते थे। कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन करने के बाद हम क्या निकालते हैं, क्लियर स्पेसिंग निकालते हैं, जिसे हम SV से रिप्रेजेंट करते थे, राइट। क्लियर स्पेसिंग जो होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, SV से रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे और देख लो, यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा चैनल सेक्शन पुट किया हुआ है। टॉप व्यू से देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। और इस चैनल सेक्शन पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने बटन प्रोवाइड किया है, राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, बटन प्रोवाइड करा रखा है। इस बटन्स को यहाँ पे हम क्या करते हैं, बोल्ट लाइन और बोल्ट से हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ओके। ये हमारे क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। और यहाँ पे इसका क्या है, इस इंडिविजुअल सेक्शन का हमारा कोई CG लाई कर रहा होगा, राइट, इस तरह से। और यहाँ पे इस इंडिविजुअल मेंबर का हमारा क्या कर रहा होगा, कहीं CG लाई कर रहा होगा, राइट। यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, CYY, क्या बोलते हैं, CYY। जो बोल्ट लाइन की एज से जो डिस्टेंस होती है इसको हम क्या बोलते हैं, गॉज डिस्टेंस। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से। ये हमारी जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, SV। ये सारी डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपको पता चल गया। ये हमारी क्या होगी, क्लियर डिस्टेंस होगी या क्लियर स्पेसिंग होगी।
बोल्ट लाइन की जो एंड से डिस्टेंस होती है उसे हम गॉस डिस्टेंस कहते हैं। सी वाई वाई हमारी क्या होती है, वर्टिकल सेंट्रोइडल डिस्टेंस होती है, मतलब वर्टिकल लाइन से सेंट्रोइडल डिस्टेंस, जो कि कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है। यहाँ पे ये हमारा क्या होता है, आई कैपिटल वाई वाई, आई कैपिटल वाई वाई, आई वाई वाई, राइट। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, आई एक्स एक्स। जब हम सेक्शन डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले एस वी को फाइंड आउट करते थे, तो एस वी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा क्या करते हैं, दोनों एक्सेस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो हमारा आई एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई वाई वाई होना चाहिए। आई एक्स एक्स क्या होगा, इस इंडिविजुअल मेंबर का हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, आई स्मॉल एक्स एक्स है, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है उसका, आई स्मॉल वाई वाई, राइट। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम सिंपल यही इक्वेशन फिर से लिखेंगे, तो ट्वाइस ऑफ आई एक्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स ऑफ आई वाई वाई प्लस इंडिविजुअल का एरिया A1 इंटू व्हाट, एस वी प्लस सी वी, ट्वाइस ऑफ सी वी एस वी प्लस ट्वाइस ऑफ सी वाई वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, क्लियर स्पेसिंग आ जाएगी। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एस वी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हमें जी और सी वाई वाई की वैल्यू कहाँ मिलेगी, स्टील टेबल से ही मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम सारी स्पेसिंग निकाल ली। तो सबसे पहले हम लिखेंगे S1 हमारी डिस्टेंस होती है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हमारी आगे रिलेशनशिप में यूज़ आती है। तो सबसे पहले हम S1 कहते हैं। S1 क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन इनर लाइन्स ऑफ बोल्ट, इनर लाइन्स ऑफ बोल्ट, ठीक है ना। तो वो क्या होगी, मतलब जैसे यहाँ पे क्या है, ये हमने बोल्ट कनेक्शन दिए है, यहाँ पे एक बोल्ट यहाँ पे इस तरह से, राइट। तो ये इनर लाइन ऑफ बोल्ट क्या होगी, ये होगी, ओके। ये हमारी क्या होगी, इनर लाइन्स ऑफ बोल्ट है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, S1 कहते हैं, ओके। इन टर्मिनोलॉजी को हम आगे यूज़ करते हैं, पर ये क्या है वो आप देख लो। इसको हम क्या कहते हैं, S1 कहते हैं, राइट। फिर अगली टर्म है हमारी S हमारी क्या होती है, इस बोल्ट ग्रुप की जो सेंट्रोइडल टू सेंट्रोइडल डिस्टेंस है उसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। इस बोल्ट ग्रुप का सेंटर कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और इस बोल्ट ग्रुप का सेंटर कहाँ लाई करेगा, कहीं यहाँ पे लाई करेगा। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या हो जाती है, S, ओके। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी क्या है, G के बराबर है, राइट। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, G के बराबर है। तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, S1 इज इक्वल टू वॉट, SV प्लस 2G, S1 इज इक्वल टू वॉट, SV प्लस 2G। यहाँ पे G क्या है, बोल्ट लाइन की गॉस डिस्टेंस। एक और चीज़ है कि किस केस में हमारा S1 और SV क्या होगा, बराबर होगा। जब हमारी बोल्ट लाइन क्या है, एक ही है, मतलब हमारे बोल्ट कुछ इस तरह से ही लगे हुए हैं, बैटन को कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि सेंट्रोइडल डिस्टेंस और गॉस डिस्टेंस क्या होगा, बराबर रहेगा, राइट। मतलब ये डिस्टेंस ही हमारी क्या हो जाएगी, गॉस डिस्टेंस हो जाएगी, और इस बोल्ट का सेंटर लाई क्या करेगा, इसी पॉइंट पर लाई करेगा, यहाँ कहीं बीच में, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, S1 इज इक्वल टू वॉट, S1 इज इक्वल टू वॉट, S इज इक्वल टू वॉट, SV प्लस 2G। तो ये हो गए हमारे, इस तरह से हम क्या करते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। फिर एक और डिस्टेंस होती है हमारी अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होती है, हमारी सेंट्रोइडल डिस्टेंस होती है। सेंट्रोइडल डिस्टेंस का मतलब हो गया कि हमारा ये जो CYY इस इंडिविजुअल मेंबर का सेंट्रोइड लाई कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, CYY यहाँ पे इस इंडिविजुअल मेंबर का सेंट्रोइडल लाई कर रहा है। इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कहते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू वॉट, SV प्लस ट्वाइस ऑफ CYY, राइट। ये होती है हमारी पूरे मतलब इंडिविजुअल मेंबर के बीच की जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस होती है उसको हम अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आप सबको समझ में आई, एक कौन सी SYY होती है, कौन सी SV होती है, CVV क्या होता है,
इनको समझने में कोई दिक्कत है आपको? मतलब जैसे हमारी दो चीज़ें होती है, एक तो होती है गॉज डिस्टेंस, एक होती है हमारी सेंट्रोइडल डिस्टेंस, एक होती है इनर लाइन ऑफ बोल्ट और एक होती है सेंटर ऑफ बोल्ट ग्रुप, राइट। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको ही हमने यहाँ पे दिखाया है। अगर समरी के तौर पे देखें तो यहाँ पे कह सकते हैं हम, जैसे ये हमारा क्या है, बैटन है। बैटन की बात होती थी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे बोल्ट प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहाँ पे ये हमारा एक मेन मेंबर हो गया और यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे मेन मेंबर हो गया। यहाँ की जो बोल्ट की जो सेंटर, बोल्ट ग्रुप के जो सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, एस कहते हैं, ओके। इनर लाइन ऑफ बोल्ट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, S1 कहते हैं। और जो क्लियर डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, SV कहते हैं। और यहाँ पे हमारा क्या लाई कर रहा होगा, कुछ CY लाई कर रहा होगा इस इंडिविजुअल मेंबर का सेंटर से, यहाँ पे कहीं होगा माना, ओके। तो ये जो डिस्टेंस होती है वो हमारी क्या होती है, अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू व्हाट, क्लियर स्पेसिंग प्लस ट्वाइस ऑफ CYY, ठीक है ना। तो अल्फ़ा, S1 और SV ये क्या होते हैं ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। इन टर्मिनोलॉजी को हम आगे फॉर्मूलेज में यूज़ करेंगे, राइट। एक और क्लियर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है हमारे इंडिविजुअल मेंबर की। ये जो यहाँ से बोल्ट ग्रुप से इस बोल्ट ग्रुप के जो बीच की डिस्टेंस होती है, जो हमने लेसिंग में बढ़ा था, ये हमारे क्या कहलाते हैं, बैटन्स की स्पेसिंग। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गए हमारे कुछ टर्मिनोलॉजी। अब IS कोड क्या कहता है बैटन्स के बारे में वो हम देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली चीज़ जो कहता है वो कहता है कि बैटन्स हमारा क्या होना चाहिए, एज अ फ्रेम मेंबर होना चाहिए। बैटन क्या होना चाहिए हमारा, एज अ फ्रेम मेंबर। जब फ्रेम मेंबर होता है तो उसमें क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट भी आता है और शियर फोर्स भी आता है। मतलब यहाँ पे जो हमारा ये कोई बीम है, बीम को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, फिक्स कर रखा है। बीम को हमने जब फिक्स किया है, यहाँ पे कोई ट्रांसवर्स लोडिंग आती है इसके ऊपर, तो इसमें क्या आता है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनता है और क्या होता है, शियर फोर्स डायग्राम भी बनता है। तो इस बीम में लगने वाली लोडिंग के कारण यहाँ पे मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आता है, राइट। ये पता होगा तो हम उस मेंबर की डिज़ाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट से हम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितने आते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस, राइट। बेंडिंग स्ट्रेसेस के लिए हम क्या करते थे, हमारे पास वो फार्मूला होता है F/Y इज इक्वल टू व्हाट, M/I से। इसे हम मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस करस्पॉन्डिंग टू M max फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम इस बैटन को भी कैसे डिज़ाइन करेंगे, हमारा एज ए, ये क्या है, बैटन हमारा क्या है, एज अ फ्रेम का मेंबर है, मतलब एज अ फिक्स बीम है, उस तरह से डिज़ाइन करेंगे। जब बीम की तरह डिज़ाइन करेंगे तो इसमें हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, ओके। तो सबसे पहले उसी जगह पे हमने क्या किया था, लेसिंग पढ़ी थी। तो लेसिंग को हमने क्या एज्यूम किया था, एज अ ट्रस मेंबर एज्यूम किया था कोड ने, एज अ ट्रस मेंबर। जब ट्रस मेंबर एज्यूम करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ दोनों बीम के बीच में पिन जॉइंटेड है, पिन जॉइंटेड है, तो यहाँ पे ट्रस की कंजम्पशन चलता है कि ट्रस में सारे के सारे फोर्सेस होंगे, वो कौन से होंगे, एक्सियल फोर्स होंगे। एक्सियल फोर्स मीन्स आइदर कंप्रेशन और टेंशन, राइट। इन दोनों में से ही कोई एक फोर्स होगा, और इस पर जो लोड लगता है वो कहाँ लगता है, हमारा जॉइंट के ऊपर लगता है। तो इस तरह के केसेस को लेके हमने लेसिंग की डिज़ाइन की थी, राइट। बैटन्स के लिए फर्स्ट केस कहता है कि हमारा बैटन कैसा होना चाहिए, एज अ फ्रेम मेंबर होना चाहिए। फिर अगली चीज़ कहती है कि बैटन्स की जब डिज़ाइन करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ़ बैटन्स के जो सेक्शन कट होते हैं, जैसे हमारे ये क्या है, मेन मेंबर है, और यहाँ पे एक बैटन प्रोवाइड किया, यहाँ पे सेकंड प्रोवाइड किया, यहाँ पे थर्ड किया, और यहाँ पे 4 किया। तो ये नंबर ऑफ़ बेस जो बन रही है वो मिनिमम बेस कितने बनने चाहिए, मिनिमम बेस बनने चाहिए हमारे पास 3, ठीक है ना। 3 बेस बनने चाहिए, मतलब कॉलम 3 भागों में डिवाइड होना चाहिए, राइट। द कॉलम शुड बी डिवाइडेड इन, should be divided in minimum 3 पार्ट, ओके। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ बैटन्स कितने प्रोवाइड कराने होंगे, 4 बैटन्स आर रिक्वायर्ड, राइट। 4 बैटन्स चाहिए। तो ये जो एंड पे लगे होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इन एंड बैटन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड
बटन्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे भी नीचे भी एक एंड बटन होगा, जो एंड कॉलम के एंड पे लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंड बटन्स कहते हैं। और उसके बीच में जो होंगे इंटरमीडिएट पे, उसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट बटन्स। क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट बटन्स। ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड अजम्पशन हो गया। जो कोड कहता है कि हमारे जो बटन्स जो मेन कॉलम को जो डिवाइड करते हैं वो मिनिमम 3 पार्ट्स में क्या करना चाहिए, डिवाइड उसे करना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा था कि जो हमने लेसिंग पढ़ी थी, तो लेसिंग के हिसाब से हमने देखा था कि जो लॉन्गिट्यूडिनल shear फोर्स उसमें आता है 2F cos थीटा, उसके कारण हम क्या करते हैं कि उसका जो स्लेंडरनेस रेशो है लैम्डा, उसको हम क्या करते हैं 5% इंक्रीज करते हैं, किसमें, लेसिंग में। तो यहाँ पे जो फोर्स आता है वो हमारा क्या आता है, बेंडिंग स्ट्रेसेस आते हैं और shear फोर्स आता है। तो यहाँ पे हम कोड कहता है कि हम जो लैम्डा की वैल्यू होती है मेन मेंबर या होल मेंबर की, उसको हम क्या करते हैं 10% से इंक्रीज करते हैं। मतलब इफेक्टिव लेंथ को हम क्या करते हैं, इफेक्टिव लेंथ इज इंक्रीज बाय 10%। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, के एल अपॉन आर मिनिमम। इस वैल्यू को अगर हम 10% से इंक्रीज करेंगे तो हमारा स्लेंडरनेस रेशो भी क्या होगा, 10% से इंक्रीज होगा। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारी जो एफसीडी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी, राइट। हमारा जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बढ़ती जाती है तो हमने देखा था कि एफसीडी की वैल्यू भी क्या होती है, घटती जाती है। अगर एफसीडी की वैल्यू घटेगी तो हमारा जो पीयू फोर्स है उसके लिए अगर हमें डिज़ाइन करना था, पीयू फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, एफसीडी प्लस ए के बराबर। ए क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए मतलब पीयू डिवाइडेड बाय एफसीडी। अगर हम एफसीडी की वैल्यू को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रोवाइड कराना पड़ेगा, राइट। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा प्रोवाइड कराएंगे तो ये 10% इंक्रीज किस लिए करते हैं कि इसमें जो कॉलम में एडिशनल लोड जो आ रहा था लॉन्गिट्यूडिनल, उसको वो बियर कर सके, राइट। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेंगे तो जो कितना 10% फोर्स 10% इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशो को अगर हम बढ़ाते हैं, उससे हमारा क्या होता है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस 10% के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी उस मेंबर की आ जाएगी। ये कंसेप्ट आपको समझ में आया कि हम लैम्डा की वैल्यू को या फिर इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू को 10% क्यों इंक्रीज करते हैं। आया समझ में आपको? यस सर। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा अजम्पशन हो गया। उसके बाद कहता है कोड कि हमारी जो बटन्स होता है उसके बीच की जो स्पेसिंग होती है, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो कंप्रेशन मेंबर जो होता है ये किस तरह के कनेक्शंस हो गए, हमारा लैटिस सिस्टम हो गया। लैटिस सिस्टम में हमारे दो पड़ते हैं, हम बटन्स और लेसिंग मेंबर। इसमें हमने देखा था कि कॉलम फेल होता है, वो किस तरह से हो सकता है, ये तो हमारा लैटिस सिस्टम फेल हो जाए, मतलब बटन फेल हो जाए। दूसरा होता है कि पूरा कॉलम हमारा क्या हो जाए, बक्कल कर जाए इस तरह से, राइट। और एक केस होता है कि जब हमारा ये इंडिविजुअल मेंबर है वो अपनी स्पेसिंग के बीच में ही यहाँ पे क्या हो जाए, बक्कल कर जाए। इसकी बकलिंग को रोकने के लिए कोड कहता है कि यहाँ की जो स्पेसिंग है इसको आप रेस्ट्रिक्ट करो। कितना करो कि जैसे हमारी ये सी बाय आर मिनिमम की जो वैल्यू है, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन व्हाट 50। और ये कहता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0.7 टाइम्स ऑफ लैम्डा होल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये वैल्यू हमने लेसिंग के सिस्टम में भी देखी थी। जब हम लेसिंग प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे, तो ये जो उसकी लेसिंग की स्पेसिंग है इसे हमने ए या सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बोलो या सी बोलो। ए डिवाइडेड बाय आर मिनिमम जो वैल्यू होती है, इट शुड बी लेस देन 50 और इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50, राइट। ये कोड भी कहता है। और ये लेस देन होनी चाहिए किसे, 0.7 टाइम्स ऑफ लैम्डा होल, राइट। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट अजम्पशन। अगली चीज़ कहता है कि जो बटन्स होते हैं वो कैसी होनी चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए। मतलब एक के पीछे वो दूसरा छिप जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक बटन यहाँ पे प्रोवाइड करें, दूसरे फेस में उसके जस्ट नीचे प्रोवाइड किया है। मतलब जब हम बटन्स प्रोवाइड कराते हैं तो वो मिरर इमेज होने चाहिए। मिरर इमेज का मतलब है कि क्या है कि एक बटन आगे वाली फेस में यहाँ है तो दूसरा बटन उसके जस्ट पीछे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पीछे वाली फेस में हमने ऐसे अल्टरनेट प्रोवाइड किया है। अगर इस तरह से प्रोवाइड कराएंगे तो हमारा जो टोर्जनल या शेप में डिफॉर्मेशन आने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम कोड कहता है कि जो बटन्स प्रोवाइड कराने दोनों फेसेस पे वो क्या होने चाहिए, एक मिरर इमेज बननी चाहिए। मिरर इमेज का मतलब होता है कि अगर हम सेक्शन को कट करके दोनों को अगर सामने रखें और यहाँ पे बीच में हमारा क्या है, मिरर है, तो एक लाइन में आने चाहिए।
राइट। ये हमारा क्या कहता है, कोड कहता है कि हमारे बटन्स कैसे होने चाहिए, मिरर इमेज। सिंपल इसका मतलब इतना सही है कि जो बटन यहाँ पे हमने बीच में प्रोवाइड किया है, तो दूसरा बटन जो है वो उसके पीछे ऐसे ही पूरा छिप जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दूसरा बटन हमने यहाँ पे नीचे प्रोवाइड किया है, ऐसे अल्टरनेट हम प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं, राइट। तो हमारा ये कहता है प्रोविज़न कि हमारा जो अपोजिट फेस में या सामने आमने सामने जो फेस है उसमें जो बटन्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट प्रोविज़न हमारा क्या है, द बटन्स ऑन opposite faces should be mirror image of each other। ठीक है, ये होते हैं मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। फिर अगला कोड कहता है कि हम डायमेंशन ऑफ बटन्स क्या होते हैं हमारे, डायमेंशन ऑफ बटन्स। फर्स्ट है हमारा, जैसे यहाँ हो गया क्या, इस तरह से हमारा बटन होता है और यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, बोल्ट्स प्रोवाइड कराते हैं, राइट, इस तरह से। तो बटन्स की जो ये लेंथ होती है, राइट, और ये क्या होती है उसकी डेप्थ या फिर विड्थ बोलो, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं। और यहाँ पे इसकी क्या होगी, कुछ थिकनेस रहेगी। तो बटन की जो लेंथ होती है वो कितनी होगी, यहाँ पे ये क्या होगी हमारी S1, राइट, एंड डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस। ये क्या होती है हमारी दो बोल्ट के बीच की पिच डिस्टेंस, और यहाँ पे ये क्या होती है एज डिस्टेंस। पिच डिस्टेंस हमारी क्या होती है 2.5 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ बोल्ट। एज डिस्टेंस हम क्या मानते हैं 1.5 इंटू डाया ऑफ होल, जब हमारा कैसा है मशीन कट है, 1.7 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ होल जब हमारा कैसा है हैंड कट अगर यहाँ पे है। तो इस हिसाब से हम टोटल लेंथ L निकाल सकते हैं। L हमारी क्या हो जाएगी S1 प्लस P प्लस E का 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होगा P होगा और यहाँ पे भी क्या होगा E होगा। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, लेंथ ऑफ बटन्स, टोटल लेंथ ऑफ बटन्स निकाल सकते हैं, राइट। और जो उसकी जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो किससे हम लेते हैं, वो हम लेते हैं उसकी S1 डिस्टेंस से। ठीक है, फिर है इसका डेप्थ। अगला केस है हमारा डेप्थ ऑफ बटन। तो डेप्थ ऑफ बटन के लिए हमारे पास है कि जो डेप्थ होती है हमारी वो किसके बराबर होनी चाहिए, इसमें हम पहला फर्स्ट केस है हमारा एंड बटन्स। जो एंड बटन्स होता है उसके लिए इट शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमें पता है कितनी है, ये SV प्लस ट्वाइस ऑफ CYY, ठीक है। और दूसरा हमारा है इंटरमीडिएट बटन। उसके लिए जो वैल्यू होती है वो 3/4 होती है, मतलब 3/4 ऑफ SV प्लस ट्वाइस ऑफ CYY, इतनी हम प्रोवाइड कराते हैं। जो थिकनेस होती है उसकी, थिकनेस ऑफ बटन वो कितनी होनी चाहिए, T मिनिमम शैल नॉट बी लेस देन S1 डिवाइडेड बाय 50। यहाँ पे S1 हमारा क्या है हमें पता ही है, SV प्लस 2G। इन फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम निकालते हैं क्या, डायमेंशंस ऑफ बटन सिस्टम्स। ठीक है, अब लास्ट हमारा जो कोडल प्रोविजन है वो क्या है, फोर्सेस इन बटन्स। क्या है, फोर्सेस इन बटन्स। तो कोड कहता है कि जैसे हमारा क्या है, ये
मेन मेंबर है और यहाँ पे हम यहाँ पे बैटन सिस्टम्स प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें जो ट्रांसवर्स फोर्स होता है जो बैटन्स बियर करेंगे वो कितना होगा 2.5% ऑफ एक्सियल लोड ऑन कॉलम। ये लेसिंग और बैटन दोनों के लेसिंग सिस्टम और बैटन सिस्टम के लिए बराबर है। इतने फोर्स के लिए हम बैटन की डिज़ाइन करते थे और इतने ही फोर्स के लिए हम क्या करते हैं लेसिंग की डिज़ाइन भी की है, राइट। तो हमारे जो फर्स्ट है हमारे पास जो इस बैटन्स के ऊपर कितना लोड इसको बियर करना होगा 2.5 टाइम्स ऑफ एक्सियल लोड। लेकिन बैटन्स में जो फोर्स आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के फॉर्म में आएगा, राइट। और जो हमारा जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया था, लेसिंग प्रोवाइड की थी। इस लेसिंग में हमने क्या माना था, एज अ एक्सियल फोर्स माने थे। लेकिन यहाँ पे हमने ये क्या किया, यहाँ पे हमने ये बैटन प्रोवाइड किया। इस बैटन में हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे क्या लग रहा है, हमारा एक शेयर फोर्स है जिसकी वैल्यू हम मानते हैं F के बराबर, और यहाँ पे एक शेयर फोर्स की वैल्यू इस डायरेक्शन में लग रही होगी F के बारे में। इस शेयर फोर्स के कारण इसमें क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट भी आएगा और शेयर स्ट्रेसेस भी आएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम एक बैटन को कट करते हैं। जैसे यह हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मेन मेंबर हो गया और दूसरा मेन मेंबर क्या हो गया हमारा यहाँ पे। इसके बीच में हमने क्या किया, यहाँ पे बैटन को कनेक्ट किया। यहाँ पे ये हमारे सिंगल बोल्ट लाइन है, राइट। तो यहाँ पे जॉइंट पे जो रिएक्शन आएगा शेयर फोर्स के टर्म में वो कितना आएगा F। तो उसका यहाँ पे रिएक्शन कितना आ जाएगा F अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे ट्रांसफर शेयर स्ट्रेस कितना लगेगा V/N। N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेसेस। ये हमने लेसिंग में डिस्कस किया ही था। यहाँ पे क्या है V/N, N यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फेसेस, राइट। तो उसका रिएक्शन नीचे लगेगा, वो कितना लगेगा V/N का। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसिंग का की वैल्यू रहेगी। मतलब ये किसके बराबर होगा, C के बराबर रहेगा, ओके। और ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी हमारी SV + 2G, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, S1 से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर SV + 2G। इसे हम अगर सिंगल लाइन ऑफ बोल्ट है तो ये हमारा क्या होता है, S = S1 = what, SV + 2G, राइट। ये केस है। अब हम क्या करते हैं, मोमेंट, पूरे सिस्टम का मोमेंट इक्वल रिएक्शन F की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो इस शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सिस्टम के जो फोर्सेस है उसका समीशन क्या करते हैं, 0 करते हैं। मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम यूज़ करेंगे सिग्मा mz = what, 0। सिग्मा mz = 0 यूज़ करेंगे हम, वो भी इस पॉइंट, इसे अगर हम A पॉइंट मानते हैं, राइट, इस पॉइंट के अबाउट। तो हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, यहाँ पे ये जो F फोर्स है, राइट, ये F फोर्स की यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, S, राइट। ये डिस्टेंस कितनी है, S है। तो F × S, ये किस डायरेक्शन में कपल मोमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में। तो ये V/N, और इसकी जो इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, C/2, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो भी कितनी होगी, C/2, राइट। तो -V/N × C/2 -V/N × C/2 = what, 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी F × S = what, VC/N। तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हमारी शेयर फोर्स आ जाएगा VC/N × S, राइट। ये हमारे पास क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल शेयर फोर्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल शेयर फोर्स। फिर हम निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट कितना आता है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस सेक्शन को यहाँ से कट करते हैं। जैसे ये हमारा बैटन हो गया, इस बैटन का यहाँ पे क्या है, एक मेंबर इस तरह से कनेक्टेड है, राइट। और दूसरा मेंबर हमारा, एक मेन मेंबर है और यहाँ पे ये बैटन कनेक्टेड है। इसको हमने सेक्शन यहाँ पे कट कर दिया है, और इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल फोर्स कितना लग रहा था, V/N का लग रहा था। तो यहाँ पे इस सेक्शन पे कितना लगेगा, V/2N, सिमेट्री के कारण।
और यहाँ पे कितना आएगा V/2N। यहाँ पे क्या होगा हमारा shear फोर्स की वैल्यू होगी इस तरह से F, और यहाँ पे क्या लगेगा हमारा बेंडिंग मोमेंट लगेगा M। यहाँ पे हमने सेक्शन कैट किया है तो ये Fx की वैल्यू होगी और यहाँ पे Mx की वैल्यू होगी। यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा V/2N का। यहाँ पे मोमेंट कितना लगेगा Mx, और shear फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी Fx, राइट। और यहाँ पे जो इसका रिएक्शन आएगा वो V/2N का। इस तरह से हम FBD डायग्राम बनाएंगे अलग अलग सेक्शन का। तो हम क्या करते हैं कि इस सेक्शन की स्टडी करते हैं किसी भी साइड में, और यहाँ पे हमारा ये A पॉइंट है। तो इस सेक्शन के समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अगर हम जीरो करते हैं अबाउट पॉइंट A, तो हमें मोमेंट एट एनी सेक्शन हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो मोमेंट हमारे क्या होगा, समेशन ऑफ फोर्सेस Mx इज इक्वल टू, अगर ज़ीरो करते हैं तो इस वैल्यू को हम लेते हैं -mx प्लस V/2N इंटू C/2। यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी इस फोर्स की C/2, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी C/2 प्लस V/2N इंटू C/2 इज इक्वल टू व्हाट 0। तो यहाँ से हमारे पास mx की वैल्यू क्या आ जाएगी Vc/2N, राइट। ये हो गया हमारे पास बेंडिंग मोमेंट इन बैटन। ये आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स की वैल्यू। अब इसके हिसाब से हम क्या निकालते हैं, बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालते हैं और शियर स्ट्रेसेस निकालते सर हैं। वॉइस बंद है सर आपकी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस और शियर स्ट्रेसेस निकालते हैं। तो हमारे पास मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू पता चल गई, तो हमारे पास क्या आएंगे, शियर स्ट्रेसेस क्या रहेगा, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू VB/A1, एरिया ऑफ बैटन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वही। यहाँ पे जो A1 है उसकी वैल्यू हमारी क्या रहेगी D इंटू टी। यहाँ पे D क्या है, डेप्थ ऑफ बीम, और T क्या है, थिकनेस ऑफ बीम। VB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ही ली है, क्या है V इंटू C डिवाइडेड बाय N इंटू S। ठीक है, इससे हमारे पास क्या आएगा, शेयर स्ट्रेस आएगा। ये जो शेयर स्ट्रेस है इसकी वैल्यू को हमें कम करना पड़ेगा। इट शुड बी लेस देन Fy अपॉन √3 गामा m0। इससे ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। Fy हमारा क्या है, उस मटेरियल का यील्ड स्ट्रेस वैल्यू है, यील्ड स्ट्रेंथ वैल्यू है, √3 शेयर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग हमारा फैक्टर आता है, और गामा m0 मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.1 के बराबर। दूसरा केस हमारा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो होता है इज इक्वल टू व्हाट, m/z। m/z का मतलब हो गया मोमेंट, तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन से निकाले Vc/2n, Vc/2n इंटू 1/z। z हमारा क्या है यहाँ पे, सेक्शन मॉडुलस ऑफ सेक्शन मॉडुलस, मतलब जैसे हमारा ये बैटन था, राइट, इस तरह से। यहाँ पे ये क्या है, इसकी थिकनेस है, ये इसकी डेप्थ है, राइट। तो इस सेक्शन, इस एक्सिस के अलोंग अगर इसका सेक्शन मॉडुलस निकालते तो क्या होता है, I/y के बराबर। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी, D/2, राइट। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा क्या आएगा, सेक्शन मॉडुलस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, BD3/12, राइट। तो T इंटू D3/12 इंटू D/2। तो यहाँ तो ये आया 6 और यहाँ पे ये D²। तो यहाँ पे हमारी Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Z इज इक्वल्स टू I/y इज इक्वल्स टू T इंटू D²/6। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, Vc/2n इंटू 1/t इंटू D² डिवाइडेड बाई 6। तो 6 ऊपर चला जाएगा, राइट।
यहाँ से 2 से क्या होगा, 2 6 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 3VC अपॉन एन डी स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बैटन आ जाएगा। ये जो वैल्यू होती है इट शुड बी व्हाट, लेस देन, इट शुड बी लेस देन Fi अपॉन गामा m0, राइट। क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेसेस हमारे कैसे होते हैं, लीनियर स्ट्रेसेस या फिर एक्सियल स्ट्रेसेस होते हैं, जो कैसे लगते हैं, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर लगते हैं, राइट। इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे Fi अपॉन गामा 0। तो ये हो गया हमारे बेंडिंग स्ट्रेसेस और शियर स्ट्रेसेस। फिर हमें क्या निकालना होता है, नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालने होते हैं कनेक्शन डिज़ाइन करने के लिए। डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन, तो डिज़ाइन ऑफ कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ बोल्ट्स हम कैसे निकालेंगे, जो शियर फोर्स आया था बैटन्स में, जो F है डिवाइडेड बाय बोल्ट वैल्यू। F की वैल्यू हमारे पास कितनी है, VC डिवाइडेड बाय N इंटू S, ये शियर फोर्स की वैल्यू है। और बोल्ट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बोल्ट वैल्यू हमारे का BV इज इक्वल टू व्हाट, मिनिमम ऑफ shear strength and bearing strength। shear strength में हमारा बैटन्स क्या होता है, प्लेट के साथ सिंगल shear में फेल करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये shear strength कैसे निकालेंगे, हम सिंगल shear में निकालेंगे। ओके, इस तरह से हम क्या करते हैं, पूरे बैटन्स की डिज़ाइन करते हैं। तो बैटन्स के डिज़ाइन में उसके क्या कोडल प्रोविजंस हैं, किस तरह से फोर्सेज आते हैं, और इससे हम कैसे फोर्सेस की करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं, और किस तरह से कनेक्शन को हम फाइंड आउट करते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स प्रोवाइड कराने हैं। इन सब चीज़ों को समझने में आपको कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट है? नो सर। सभी को समझ में आ रहा है ना कि बैटन्स के जो कोडल प्रोविजंस है वो क्या कहते हैं। ये एक बार समराइज करूँ मैं उन सबको। तो ठीक है, इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। अगली क्लास में हम बैटन का एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और 10 मिनट बाद हम एनवायरनमेंट की क्लास शुरू करेंगे। किसी को कोई डाउट है उस बीच में तो आप पूछ सकते हैं। किसी को पानी पीना तो पानी पी के आ जाए। 10 मिनट में हम एनवायरनमेंट की क्लास शुरू करेंगे। और बैटन सिस्टम को समझने में किसी को कोई डाउट है तो पूछो।